सिद्धार्थ ने जब गुल्लू को अपने मिराग जाने की कहानी सुनाई तो गुल्लू अवाक रह गया था। उसे ये तो पता था कि सिद्धार्थ को किसी स्पेशल काम के लिए चुना गया है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि सिद्धार्थ को किसी दूसरी आकाशगंगा में स्थित एक ग्रह के एक राज्य को बचाना है। इधर गुल्लू सिद्धार्थ की बात सुनकर चिंता में पड़ चुका था और दूसरी तरफ इंद्रनगर में स्थित बांसबेली के जंगलों के बीच में से तेजी से जा रहा अखंडा के चेहरे पर भी एक चिंता की लकीर फैली हुई थी। वो महान माँ के पास श्रीमंत का कोई राज लेकर जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि श्रीमंत ऐसा भी कर सकता है, वरना मैं कभी भी उसे महान माँ के साथ न जाने देता। वो शायद ये भूल रहा है कि बांस बेली महान माँ के रहमो करम पर फल फूल रहा है। अगर उनकी निगाह तिरछी हुई तो बांस बेली बर्बाद हो जाएगा। अखंडा ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसकी आंखों के सामने वो नजारा घूमता चला गया था, जिसकी वजह से अखंडा को यह पता चल गया था कि श्रीमंत महान माँ को धोखा दे रहा है। करीब 1 घंटे पहले जिस वक्त कुलगुरु विचित्रवीर ने बद्री के माध्यम से युवराज परमदेव के पास ये संदेश भिजवाया कि राज्य रक्षक मिराग ग्रह की सीमा के पास आ गया है, उस वक्त पूरे राज्य में खुशियों के साथ साथ हलचल मच गई थी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर मिराग की कक्षा की तरफ चल पड़े थे। ये खबर बांस बेली में बैठे श्रीमंत और अखंडा समेत बाकी लोगों को भी पता लग गई थी और ये खबर सुनते ही वो सबके सब चौंक गए थे, क्योंकि राज्य रक्षक के वहां आने का मतलब साफ था कि उनके द्वारा बनाई गई सारी योजना चौपट होने वाली थी। जिस वक्त यह खबर बांसबेली पहुंची थी, श्रीमंत बांसबेली में ही मौजूद था। यह खबर सुनते ही श्रीमंत वहां से उठ पड़ा और बिना कुछ बोले वहां से चल पड़ा था। श्रीमंत को अचानक से वहां से जाते देखकर अखंडा को उसके ऊपर शक हो गया था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि श्रीमंत बिना उससे विदा लिए हुए वहां से चला जाए, और इसलिए उसने श्रीमंत का पीछा करना शुरू कर दिया था। श्रीमंत वहां से चलते हुए इंद्रनगर राज्य के बगल में पड़ने वाले राज्य विजयनगर, जो कि युवराज रुद्रदेव का ननिहाल भी था, यानी महारानी विजया देवी के मायके पहुंच गया था। और वहां पहुंचने के बाद श्रीमंत ने हवा में अपने हाथ एक पैटर्न में घुमा दिया था, जिसकी वजह से उसके हाथों से एक हल्की सी रोशनी निकल गई थी। अभी तक अखंडा को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर में श्रीमंत ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन जब कुछ देर के बाद उसके सामने विजयनगर का प्रधानमंत्री आया, जो कि श्रीमंत से मिलने आया था, तो अखंडा को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि श्रीमंत एक अलग ही खिचड़ी पका रहा है। लेकिन श्रीमंत विजयनगर के प्रधानमंत्री से मिलने क्यों आया था और उसका इरादा क्या था, ये जानने के लिए अखंडा को उन दोनों की बात सुननी थी। इसलिए अखंडा दबे पांव पेड़ों के पीछे से होते हुए उनके पास मौजूद एक झुरमुट में जाकर छुप गया था। तो फिर इसके आगे तुम्हारा क्या प्लान है? विजयनगर के प्रधानमंत्री ने सवाल किया। इसके बाद हम महान मां को मार देंगे और इंद्रनगर राज्य आपका हो जाएगा, श्रीमंत ने विजयनगर के प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए कहा। जैसे ही अखंडा के कानों में महान मां को मारने की बात सुनाई पड़ी, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका कलेजा मुंह में आ जाएगा। एक ऐसी औरत जिसके बारे में ना कोई जानता था और ना ही किसी ने उसका चेहरा देखा था, लेकिन फिर भी वो बांसबेली को अपने दम पर चला रही थी। ऐसी औरत जिसने काल नेमी जैसी काली शक्तियों के मालिक को अपने वश में कर रखा था। श्रीमंत के मुंह से उस औरत को मारने की बात सुनते ही अखंडा के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसने इसके आगे कुछ भी सुनना उचित नहीं समझा और ये खबर महान मां को देने के लिए इंद्रनगर राजमहल की तरफ चल पड़ा था। श्रीमंत वहां से चलकर उस रास्ते पर पहुंच चुका था जो सीधा राजमहल के उस हिस्से में निकलता था जहां पर महान मां ने अपना बसेरा बना रखा था। अखंडा अभी उस हिस्से में प्रवेश करने ही वाला था कि तभी उसके कानों में पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ जा रहे हो अखंडा? जैसे ही अखंडा ने ये सुना कि उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर बिजली गिरा दी हो, क्योंकि उसे आवाज देने वाला कोई और नहीं बल्कि श्रीमंत ही था। वो महान माँ नहीं, मैं आपसे ही मिलने जा रहा था, अखंडा ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। मुझसे मिलने? लेकिन मैं तो यहाँ हूँ, तुम वहां क्यों जा रहे हो? श्रीमंत ने अखंडा से सवाल किया और उसके बाद उसके पास आ गया था। श्रीमंत को अपने पास देखकर अखंडा के पसीने छूट गए थे। क्या हुआ अखंडा, तुम घबराए हुए क्यों हो? कहीं से भाग कर आ रहे हो क्या? श्रीमंत ने अखंडा की आंखों में झांकते हुए कहा और उसके बाद वो हंस पड़ा था। जैसे ही श्रीमंत हंसा कि अखंडा समझ गया कि श्रीमंत को उसके बारे में पता चल चुका है और इसलिए उसने वहां से भागने की कोशिश की।
लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाने की कोशिश की कि उसके सिर पर एक जोर का वार हुआ और वो वहीं गिर गया था। ये वार श्रीमंत ने नहीं, किसी और ने किया था, जिसका चेहरा अखंडा देख नहीं पाया था। अखंडा नीचे गिर गया था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। अखंडा को नीचे गिरा देखकर श्रीमंत उसके पास झुका और बोला, अगले जन्म में जब किसी की जासूसी करने की कोशिश करना तो इत्र लगा कर ना जाना, इससे तुम पकड़े जा सकते हो। इतना कहकर श्रीमंत फिर से हंस पड़ा था और उसके बाद उसने अखंडा के ऊपर हमला करने वाले से बोला, इसको ले जाकर नदी में फेंक दो। जो आ गया। इतना कहकर उस आदमी ने अखंडा को उठा लिया था और वहां से लेकर चल पड़ा था और श्रीमंत वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देख रहा था। श्रीमंत ने अखंडा के साथ ऐसा क्यों किया था? वो विजयनगर के साथ मिलकर क्या साजिश रच रहा था? उसने अपनी जान बचाने वाली और बांस बेली से आजाद कराने वाली महान मां को धोखा क्यों दिया था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर श्रीमंत उस आदमी को अखंडा को लेकर जाते हुए देख रहा था तो इधर दूसरी तरफ बिसलपुर में बीरेन शर्मा की हवेली के छत पर बैठा गुल्लू हैरानी के साथ सिद्धार्थ को देख रहा था। ऐसा क्या देख रहे हो गुल्लू? उसको अपनी तरफ हैरानी से देखता पाकर सिद्धार्थ ने सवाल किया। मैं क्या सोच रहा हूँ सिद्धार्थ भाई कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा? गुल्लू ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा। तुम क्यों जाओगे? तुम्हारा वहां क्या काम है? सिद्धार्थ ने गुल्लू को हड़काते हुए कहा। अच्छा, मतलब मेरा काम ही नहीं है? तुम शायद भूल गए कि बिना मेरे तुम बेकार हो। मुझे साथ ले गए होते तो शायद तुम अब तक इंद्रनगर को बचा चुके होते। गुल्लू ने सिद्धार्थ को उल्टा डांटते हुए कहा और गुल्लू के इतना कहने के बाद सिद्धार्थ चुप हो गया था। कह तो ये सही ही रहा है। हो सकता है इसके ना होने से ही मेरी शक्तियों ने काम नहीं किया, वरना शायद मैं अंदर चला जाता और इंद्रनगर को बचा लेता। इतने लोगों की जान मेरे भरोसे पर अटकी हुई है। सिद्धार्थ अपने मन में सोचते हुए बोला। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। कुछ नहीं, सिद्धार्थ ने गुल्लू से कहा और फिर एक पॉज लेते हुए बोला। गुल्लू, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी इंद्रनगर के बारे में सुना था? नहीं, गुल्लू ने छूटते हुए जवाब दिया। पक्का? सिद्धार्थ ने कंफर्मेशन करते हुए कहा। हाँ भाई, तो कसम खिलाकर मानेगा क्या? गुल्लू ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हारे ना होने से इस पारद की शक्तियां काम क्यों नहीं करती और इससे उस लड़की ने इंद्रनगर का जीवन स्रोत बनाया है? तो मतलब साफ है कि तुम भी कहीं ना कहीं से इंद्रनगर से जुड़े हुए हो। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? सिद्धार्थ ने अपनी बात पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। मैं तुमसे सिर्फ मजाक करता हूँ सिद्धार्थ, और तुम्हारे ऊपर तंज कसता रहता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ। मैंने आज तक तुमसे झूठ नहीं बोला है। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे इंद्रनगर के बारे में कुछ भी नहीं पता और न ही मैंने कभी सुना है। कभी कभार मेरे दिमाग में राज्य रक्षक शब्द गूंजता है, तो उसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। गुल्लू ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ को जब प्रीतपुरा के पहाड़ों में मशरूम खोदते वक्त पारद मिला था तो उसे पहनने के बाद उसके दिमाग में ये बात तो तुरंत आ गई थी कि शायद उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि पारद ने उसे चुना है एक राज्य की रक्षा के लिए और ब्रह्मांड में एक नया युद्ध शुरू होने से बचाने के लिए। अभी तक सिद्धार्थ पारद की शक्तियों को एंजॉय कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। आदिशक्ति की कही गई बातें भी उसे याद आ रही थी, जब उन्होंने ये कहा था कि उसे एक खास काम के लिए चुना है जिसके बारे में उसे जल्द ही पता चल जाएगा। सिद्धार्थ अब डॉट्स को कनेक्ट कर चुका था, लेकिन अब उसके पास न तो देवयानी का साया था और न ही उसे यह पता था कि उसे मिराग से सही सलामत यहाँ तक कौन लेकर आया था। सिद्धार्थ को अब इंद्रनगर जाने का रास्ता तलाश करना था। इधर सिद्धार्थ देवयानी के बारे में सोचते हुए इंद्रनगर जाने का रास्ता तलाश रहा था और उधर दूसरी तरफ देवयानी हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बहना फिर से शुरू हो चुके थे। उसे इस बात का अंदाजा लग चुका था कि राज्य रक्षक सिद्धार्थ इंद्रनगर में नहीं जा पाया है, वरना अब तक उसको होश आ गया होता और वो भी इंद्रनगर पहुंच चुकी होती। देवयानी की आंखों से फिर से आंसू बहते देखकर रेणुका फिर से ये बात डॉक्टर को बताने चली गई थी और जैसे ही रेणुका वहां से निकली कि देवयानी को ऐसा लगा कि उसके कमरे में एक उजाला छा गया हो और उसकी आंखें बंद ही चौंधिया गई थी। उसके सामने एक मानव आकृति उभरती हुई चली आई थी और वो मानव आकृति किसी और की नहीं
बल्कि आदिशक्ति को वहां देखते ही देवयानी एकदम से चौंक गई थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी जुबान गले से बाहर निकल ही नहीं रही थी। तुम लेटी रहो देवयानी, आदिशक्ति ने अपने सामने लेटी हुई देवयानी से कहा और उसके बाद उसके शरीर को टच कर लिया था। जैसे ही आदिशक्ति ने देवयानी के शरीर को टच किया कि उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल आई थी, और उसकी आत्मा बाहर निकलते ही देवयानी की आंखों से निकलने वाले आंसू बंद हो गए थे। मुझे इंद्रनगर जाना है आदिशक्ति, मेरी मदद कीजिए। इतना कहते हुए देवयानी की आत्मा आदिशक्ति के सामने झुक गई थी। तुम्हारे पास अपने राज्य वापस जाने और सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर जाने का बहुत अच्छा मौका था देवयानी, लेकिन तुमने उस मौके को गंवा दिया। जैसे ही तुम्हारी आत्मा सक्रिय हुई कि तुमने जल्दबाजी दिखा दी। लेकिन तुम शायद इस बात को भूल गई देवयानी कि किसी भी चीज में जल्दबाजी करना घातक होता है। आदिशक्ति ने देवयानी को थोड़ा डांटने के अंदाज में कहा। मुझे क्षमा कर दीजिए आदिशक्ति, मैं घबरा गई थी। सिद्धार्थ के कनपटी पर उस दुष्ट आत्मा ने बंदूक रखी हुई थी। देवयानी ने आदिशक्ति से कहा। यहाँ रहने और लोगों की बातें सुनने की वजह से देवयानी को यहाँ की बोली भाषा आने लगी थी। तुम पूर्व राज्य रक्षक सुहेल देव की पुत्री और राज्य रक्षक आदित्य की बहन हो देवयानी। तुमसे ऐसी गलती होना स्वीकार्य नहीं है। तुम्हें सिद्धार्थ को उस दुष्ट आत्मा से बचाने के बाद उसे यहाँ आने के लिए प्रेरित करना था। यहाँ आने के बाद वो तुम्हारे शरीर में मौजूद ब्रह्मास्त्र के अवयव को बाहर निकालता। उसके बाद तुम होश में आती और फिर तुम्हें इंद्रनगर जाना था, लेकिन तुमने जल्दबाजी करके सारा काम खराब कर दिया देवयानी। अब सिद्धार्थ को इंद्रनगर जाने में बहुत कष्ट होने वाला है। आदिशक्ति ने देवयानी को जवाब दिया। कष्ट? किस बात का कष्ट आदिशक्ति? देवयानी ने चौंकते हुए कहा। उसे अब बलि देनी होगी। जैसे ही आदिशक्ति ने इतनी बात कही कि देवयानी की आत्मा ही कांप गई थी। कैसी बलि आदिशक्ति? देवयानी ने कांपती हुई आवाज में सवाल किया। तुम्हारा यह सवाल एकदम फिजूल है देवयानी। तुम्हें पता है कि सिद्धार्थ अब किस तरह की बलि देने के बाद ही इंद्रनगर जा पाएगा। गलती तुमने की है देवयानी, और भुगतना बेचारे सिद्धार्थ को पड़ेगा। इतना कहकर आदिशक्ति देवयानी के सामने से अदृश्य हो गए थे और देवयानी की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई थी। देवयानी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि शायद उसे सिद्धार्थ के ऊपर आने वाली मुसीबत का एहसास हो चुका था। आखिर किस बलि की बात की थी आदिशक्ति ने, और क्या है गुल्लू का पारद से जुड़ा होने का राज? क्या देवयानी सुधार पाएगी अपने द्वारा की गई गलतियों को? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।